अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया मौका, बहुत कुछ नया करने का चांस। अच्छा, चांस में हमेशा इसलिए कहती हूँ कि नया जो दिन होता है वो वाकई एक नया मौका होता है। मैंने आज इसकी मिसाल ऐसे देखी कि मेरे कुछ काम थे जो कि मैंने रात 12 बजे तक कोशिश की कि ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हुए। फिर मैंने कहा कोई नहीं, कल नया दिन है, नए दिन के आगाज़ पे कर लेंगे। अब सुबह आने से पहले सारे काम ख़त्म करके आई हूँ मैं अपने। तो अल्लाह ताला जब भी आपको एक नई मॉर्निंग देता है, एक नया दिन देता है, तो इसको हैप्पी मॉर्निंग बनाया करें। पॉजिटिविटी के साथ उसका आगाज़ क्या करें, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ आगाज़ क्या करें, अच्छी सोच के साथ क्या करें, और हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश क्या करें। क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है, हर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, आपको टेंशन में नज़र आएगा। तो आप ज़रिया बन जाए उनकी टेंशन दूर करने का। इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी टेंशन इस तरीके से दूर करूँ कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करूँ। तो आज की अच्छी बात यह है कि गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। आपका किसी से कोई भी रिश्ता है, भले से आपका कोई छोटा भाई है, आपकी बहन है, बीवी है, मियाँ है, आपके कज़न्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जब आप उन पे बिला वजह तनकीद करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा, बिला वजह तनकीद का हम इस तरह से ले सकते हैं कि बात बात पे उनको रोक टोक करना, बात बात पे कहना, हाँ तुमने क्या कर दिया है, नहीं तुम नहीं कर सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम्हें आता नहीं है, तुम इस काबिल ही हो, तुम ये करो, यार तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये नहीं करना। ये वो जुमले होते हैं, छोटे छोटे जुमले होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी वजूहात का सबब बनते हैं। तो जब भी आप किसी अपने प्यारे से बात करें, आपने उनको क्रिटिसाइज़ करना है, आपने तनकीद करना है। अगर आपका मकसद, आपकी नीयत ये है कि आपने समझाना है, तो समझाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ उन पर तनकीद करें। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि आपने उनकी तजलील करनी है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर जब आप दूसरे की तजलील करेंगे, दूसरे पर तनकीद करेंगे, तो फिर तैयार हो जाए उन रिश्तों से हाथ धोने के लिए जो कि आपके अपने हैं, आपके प्यारे हैं। प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं और बड़े फैसले की, जो कि कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करके पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे। गवर्नर केपी के भी फौरी तारीख का ऐलान करे। इसके अलावा जेल भरो तहरीक ख़त्म हो गई है। इमरान खान ने हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम में तमाम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे कि खान साहब ने ये जो ऐलान किया है, इसका आगाज़ कहाँ से करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग क्या होगी। इसके अलावा हमने देखा था कि मरीम नवाज़ ने भी इंतखाबात की तैयारियों की बात की थी। तो डिफरेंट पार्टीज़ की क्या क्या इंतखाबात के हवाले से तैयारियां हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और IMF का भी जिक्र होगा। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी हो चुकी है। ECC ने बिजली सार्फिन से सालाना 355 अरब रुपये सरचार्ज वसूल करने की मंजूरी दे दी है। फ़ी यूनिट 3 रुपये 82 पैसे वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने किसान पैकेज और ज़ीरो रेटेड बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग क्या जो है वो चीज़ें मज़ीद गंभीर हो सकती हैं। क्योंकि जब हम किसान भाइयों की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका हमारा, मुझे वही लगता है, वो इसलिए क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन इन रिटर्न उनके लिए उतना नहीं होता। तो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो IMF से बातचीत कर रहे हैं, IMF के जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, ख़तरनाक कहने का मतलब ये है क्योंकि ज़ाहिर है कड़ी शराइत है, तो आवाम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या बर्दाश्त नहीं कर सकते मज़ीद महंगाई का बोझ। तो आगे आने वाले दिनों में चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, तो महंगाई मज़ीद कितनी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है इन कड़ी शराइत की वजह से, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा PSL में कराची किंग्स की एक और शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से हरा दिया। 197 रन के जवाब में कराची किंग्स 173 रन बना सकी। आई डोंट नो कराची किंग्स के साथ क्या मसला, इतनी ज़बरदस्त टीम है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाती जिस परफॉर्म की कराची वाले उम्मीद रखते हैं। कल कुछ कराची के मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार हम मजबूर हो गए कराची में रहते हुए किसी और टीम को सपोर्ट करने पर। अब जाहिर सी बात है, आप परफॉर्म ही ऐसा कर रहे हैं कि आप खुद अपने फैंस को ये कह रहे हैं कि अच्छा हमारी तरफ नहीं बल्कि किसी और की तरफ देख लो। तो कराची किंग्स की खामियां कहाँ कहाँ पर कल हाईलाइट हुई हैं, किन किन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बल्दिया कराची ने 3 मार्च से कराची गेम्स कराने का फैसला किया है, जिसमें 5000 से ज़ायद खिलाड़ी और एथलीट्स 42 मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर गेम्स में हिस्सा ले सकेंगे। प्रोग्राम में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको प्लान किस तरह से किया गया है, पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है, इसके अलावा किस तरीके से जो है इन गेम्स में हिस्सा लेने वालों को अप्रिसिएशन, मतलब कि कोई इनाम शनाम मिलने वाला, ये सिर्फ खेल के फारिग कर देना है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या आपके भी घर वालों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब रहते हैं?
मेरे तो बिल्कुल नहीं रहते। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, मेरे एक ही बंदे के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, वो मेरे मियाँ हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, हर बीवी के अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बीवियाँ बेचारी कहते हैं कि जी हमारी हर बात मान ली जाए, लेकिन मर्द हज़रात जो है वो बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी फिर अपने मियाँ पे तरस आता है कि वो जो कहते हैं ना मियाना रवैया इख्तियार करो, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। तो हमारा कोई भी प्यारा हो, भले से हमारी वालिदा हो, हमारे वालिद साहब हों, हमारे बच्चे हों, कभी कभी सास और बहू के भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी है। तो आज हम रिश्तों पर बात करेंगे। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी होता है ताल्लुकात को बेहतर करना, क्योंकि डे एंड पे यही प्यारे रिश्ते होते हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं। आपके बच्चे, आपके मियाँ, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, यही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे होते। इसके अलावा आज प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो दुबई में रहकर लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। दुबई में किस जगह पर ये मौजूद है, क्या इनका सिस्टम है, किस तरीके से उन्होंने इस काम का आगाज़ किया और वो क्यों ये कार्य खैर कर रहे हैं, कितना अरसा हो चुका है, इनके रेस्टोरेंट्स पे कौन कौन से डिशेस मिलती हैं, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आती हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिस चीज़ के हवाले में, वो ये कि कल इलेक्शंस का कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में सदर मुमलिकत और KPK में गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने की हिदायत की है। अदालत ने करार दिया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान न करके आइनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। असखुद नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच ने 2 की अक्सरियत से 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस। अदालत ने दोनों सूबों में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत के सामने 3 सवाल थे। इंतखाबात की तारीख कौन देगा, आईनी किरदार कौन और कब अदा करेगा, और वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चूँकि गवर्नर ने तहलील की, लिहाजा वहाँ इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की ही जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, इसलिए सदर मुमलिकत सूबे में इलेक्शन की तारीख देने के मजाज हैं। अदालत ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के लिए सदर की दी की तारीख ठीक है, लेकिन बताया गया कि मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात कराना मुमकिन न होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कानून को दुरुस्त अंदाज से न परखते हुए सदर से मुशावरत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सूबाई असम्बलियों के बगैर पार्लिमानी जमहूरियत नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन और सेक्शन 57 और 58 को मद्देनजर रखते हुए सदर को तारीख तजवीज करे और सदर हतमी ऐलान करें। गवर्नर KP भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस की अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि आइन के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया कि सिक्योरिटी और पोलिंग अमले समेत हर किस्म की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इसके अलावा PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की है और आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ज़रा आपको सुनवाते हैं। आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा जब असेंबली डिसॉल्व की, हमने कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब ये वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, कौम आपके साथ खड़ी है। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, शर्मनाक, फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी, उसको हमने अब ख़त्म किया और इंशाअल्लाह सैटरडे को, हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हफ्ते की रात को मैं आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा
क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या आगे। मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रही। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, ये तीन और भी, उन दोनों के लोगों की अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब तमाम तर सियासी मामलात पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे राय लेंगे हम कि जो खान साहब तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं इलेक्शन मुहिम के हवाले से, जो हफ्ते की उन्होंने बात की है, वो उनको किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इसार साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इसार साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है 90 रोज़ का, आई थिंक होना भी ऐसे चाहिए था क्योंकि हमारा आइन ये कहता है, लेकिन बहुत सारे हल्के जो है वो तनकीद भी करते नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, किसी भी कौम के अंदर तरक्की, जमहूरी तरक्की के लिए सबसे बड़ा जो तरीक़ेकार है वो होता है इंतखाबात, और इंतखाबात के साथ आपको वो क़यादत मिलती है जो अवाम जिन्हें मुंतखब करती है। और जमहूरी क़ुव्वतें और जमहूरी रियासतें हैं, उनमें इंतखाबात जो है वो समझ लें कि एक न्यूक्लियस का काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे बहुत सारी और क़ुव्वतें ऐसी होती हैं जो खुद रियासतों के ऊपर अपना होल्ड रखती हैं, तो वहाँ इंतखाबात ज़रा एक मुश्किल काम होता है। आइन अगर ये कह रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराएं, तो हमें आइन की माननी पड़ेगी, आइन को तस्लीम करना पड़ेगा और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने पड़ेंगे। ऑलरेडी 45 दिन ज़ाया हो चुके हैं। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन 45 दिनों में क्या रोड मैप देता है, इलेक्शन के लिए देता भी है या नहीं देता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा इसार साहब, खान साहब हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं इलेक्शन मुहिम, और साथ ही हमने देखा कि मरीम नवाज़ भी ये कह रही हैं कि जी इलेक्शन की तैयारियां कर लेनी चाहिए क्योंकि वोट को इज्जत दो जो है वो अदल के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। तो दोनों पार्टीज़ की इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ, एक तरफ मुहिम एक तरफ तैयारी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं तो देखे एक बात बताऊँ, PTI तो जब से इक़्तिदार से निकली है उसकी इलेक्शन मुहिम जारी है, और वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह अवाम के साथ राब्ते को अपने को बढ़ाती है, मौसर करती है। तो असल चैलेंज तो मुस्लिम लीग नून के लिए है कि अब वो इलेक्शन मुहिम चलाएगी तो किस बेस पे चलाएगी, क्या सिर्फ इल्ज़ामात और गालियों के ऊपर चलाएगी, क्योंकि कारकर्दगी तो उसकी सिफर है, और कारकर्दगी के अगर हवाले से वो वोट लेने के लिए निकले तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कुछ भी मिलेगा। यही वो खौफ है जिसकी वजह से निगरान हुकूमत विफाक की जो है वो उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो जाए या ना हो, लेकिन अब उन्हें मैदान में उतरना पड़ेगा, और उतरते हुए उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अब वो नैरेटिव क्या लेके आएंगे कौम के सामने। क्या वो सिर्फ चंद जजों को गालियां देना, कुछ साबिक आर्मी ऑफिसर्स को गालियां देना और इमरान खान को गालियां दे के इलेक्शन जीत सकते हैं, या उन्हें कोई नया नैरेटिव लाना पड़ेगा जो उनके पास है नहीं? तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किलात का शिकार है अगर इंतखाबात होते हैं तो। अच्छा इसार साहब, हमने ये भी चीज़ देखी कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून जो है वो बात तो बयानी की करती नज़र आती है कि वोट को इज्जत दो, लेकिन कभी कभी मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात, मतलब जाहिर सी बात है, बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में हमें नज़र आते हैं, जो कि अभी भी सबके सामने है। शहबाज शरीफ के साथ जो इख्तलाफात है, या शहबाज शरीफ का जो फैसले लेना और उस पर मरीम नवाज़ के कमेंट्स आ जाना, वो भी सबके सामने है। शाहिद हक़ान अब्बासी का मामला भी सबके सामने है, मिफ्ता इस्माइल का मामला भी सबके सामने है। इस तरह की सिचुएशन में नून लीग जो है अपना वो बयानिया जो कि अवाम में लेकर जाना चाहिए था, अब उनके पास कुछ अवाम में लेकर जाने के लिए है नहीं। वो आखिरी क्या प्ले कार्ड है जो कि नून लीग खेल सकती है? सख्त मुआशी फैसले लेना इनकी मजबूरी बन चुकी है, अवाम को रिलीफ दे नहीं सकते, आगे रमज़ान आ रहा है, अवाम की नज़रें मौजूदा गवर्नमेंट पर है, तो क्या मुस्लिम लीग नून क्या लेके जाएगी अवाम में? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो या 3 महीने के बाद, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के पास एक
स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि वो सिंध में खेल सकते हैं, लेकिन नून लीग के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर वो वोट के लिए अवाम को कह सकते हैं। देखिए, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ तो कोई नहीं है, तो मतलब चचा भतीजी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये बज़ाहिर नजर आता है कि इख्तिलाफ है, लेकिन उनमें इख्तिलाफ कोई नहीं है। हाँ, अब ये जरूर है कि चूंकि उन्होंने कोई चूरन बेचना है, कोई सौदा बेचना है, तो उसके लिए उनके पास एक नैरेटिव होना चाहिए, और वो नैरेटिव मरियम साहिबा जो हैं वो ऑलरेडी लेके बाहर आ चुकी है, जिसमें जजेस के ऊपर इल्जाम कता कलामी की माज़ा। क्या आपको शाहिदा खान अब्बासी वाले मामले में भी कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता? क्या आपको मिफ्ता इस्माइल वाले मामले में भी कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्टी जो है वो है मियाँ फैमिली की, तो उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब मैं आगे आ रहा हूँ। अब आगे ये है कि असल इख्तिलाफ जो है वो हमजा और मरियम में है। हमजा जाके लंदन बैठ गए हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की अपने दूसरे बेटे को सलमान को आगे बढ़ाने की, उस सियासत में इन करने की, बिकॉज जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये सल्तनत है पाकिस्तान, उनका कारोबार है, और अगर इसमें से शहबाज शरीफ अपना डालेंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचता। अब आ जाए जो विदन पार्टी, जैसे शाहिद खान अब्बासी हैं और इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो बहुत अरसे से इस बात के ऊपर बोल रहे हैं कि हम मरियम साहिबा की जो सरबराही है उसे कबूल नहीं करते। कुर्बानियां हम दें, मारे हम खाएं, जेलें हम भुगतें, और मरियम साहिबा जिनको सियासत का लिपे का भी नहीं पता, वो आके बैठ जाएं। सिर्फ चीख लेने से, जलसों के अंदर चीख के बोल लेने से, और क्या कहते हैं बेवजन दलीलों के साथ तो सियासत नहीं होती। तो जो मरियम को सबसे बड़ा चैलेंज है वो विदन पार्टी भी है कि उनको पार्टी में सपोर्ट नहीं है। आपने नहीं देखा कि उनकी इतना शोर मचाया गया मरियम के आने का इस्तकबाल के लिए, और चंद लोग इकट्ठे हुए, और फिर आप देख लें कि वो जो सेमिनार वो कर रही हैं, क्या कहते हैं वर्कर्स कन्वेंशन, तो वो शादी हालों में कनोपियां लगा के कर रही हैं। कहाँ मुस्लिम लीग नून का एक कन्वेंशन होता था तो जगह नहीं होती थी बैठने की, कहाँ अब शादी हालों में वो आ गई है। उसकी रीजन ये है जो नीचे तंजीम है वो मरियम के साथ नहीं है, और ये मरियम को भी पता है, और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंतखाबात हुए तो वो चचा के साथ लड़ेंगी या अपने अब्बू के नाम पे लड़ेंगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किससे लड़ेंगी, लेकिन वो ये कह चुकी हैं कि ये हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है। अब इसके बावजूद कि इस हुकूमत का प्रोटोकॉल वो एंजॉय कर रही हैं, उनके साथ पूरी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद ये अपने चचा के ऊपर भी तनकीद करेंगे, और सिर्फ वोट लेने के लिए, गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी के होते हैं। लेकिन अंदर से ये और शायद ये चीज़ जो है सार साहब थोड़ी सी मरियम नवाज साहिबा को भारी पड़ सकती है मियाँ शहबाज शरीफ पर तनकीद करना। मुझे अब ज़रा पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका कमेंट लेना शुरू करूँगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी सबके सामने है। पीपल्स पार्टी अभी भी जो हालात हैं उसमें बड़ा सेफ साइड होके खेलती हुई हमें नज़र आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक परफॉर्म कर सकती है, किस हद तक आवाम की अटेंशन हासिल कर सकती है? देखिए, जो बिलावल साहब है ना वो लाहौर में थे कल, और उन्होंने अपनी तंजीम को इंतखाबी तैयारी का हुक्म दे दिया और कहा कि 15 दिन में मुझे उम्मीदवारों के नाम भिजवा दें। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, और वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। पंजाब में तो उन्हें खैर कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि वो 2 सीटें भी ले पाएंगे, लेकिन सिंध के अंदर उनकी ग्रिप मजबूत है, और ये ग्रिप बावजूद मजबूत है क्योंकि जो पाकिस्तान में हम जमहूरियत का तो नाम लेते हैं, लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जो इक़्तिदार तकसीम करती हैं कि आपको चले हम सिंध देते हैं, आपको हम पंजाब देते हैं, आपको विफाक और सिंध में हिस्सा दे देते हैं। ये इस तरह चलता है। तो पीपल्स पार्टी ने जुल्फार अली भुट्टो के जो नज़रियात थे उनसे अपोजिट आसिफ अली जरदारी ने बढ़ के उन्होंने मामलात वोटों से ज्यादा मामलात ताकतवरों के साथ तय करने का फैसला किया। यही वजह है कि देख लें कि पीपल्स पार्टी जो है एक साइड पे बैठी है, और वो जरदारी साहब मुस्लिम लीग से शायद वो बदला भी ले रहे हैं जो उनके माजी के
हिसाब किताब है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बीच में लाके इख्तिदार में जबरदस्ती दिलवा के सारी गालियां मुस्लिम लीग नून को पड़ती हैं, सारी बुराइयां मुस्लिम लीग नून के खाते जाती हैं और पीपल्स पार्टी यानी हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ले आई है मुस्लिम लीग नून को बंद गली में निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब जरा खान साहब के हवाले से मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। अच्छा, खान साहब के हवाले से जरा मुझे बताएं, जेल भरो तहरीक में कोई खासी कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई, केपीके से कोई खासा रिस्पांस नहीं आया, जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी बाद में उन लोगों के भी मसले मसाइल सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम हमारे सबके सामने, जिस तरह से वो कह रहे थे कि मुझे प्लीज़ ज़रा बाहर निकाला जाए जेल के मुआलिज से, मैं बिल्कुल इलाज नहीं करवाना चाहता। तो तहरीक इंसाफ के पास, नून लीग का आपसे कमेंट या पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ के पास अब क्या कार्ड है जो वो खेल सकती है या पंजाब में लोगों की सिंपैथी गेन कर सकती है, केपीके में लोगों को दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है? देखिए, पीटीआई तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है इस सारी सिचुएशन। अभी राजरपुर के इंतखाबात में 90,000 वोट लिए पीटीआई ने और 50,000 वोट पड़े मुस्लिम लीग नून को और 20 के लगभग पीपल्स पार्टी को भी मिले। और सारी जमातों के वोट अगर हम इकट्ठे कर लें जो वहाँ लड़ रही थी, आज़ाद और बाकी भी, तब भी वो पीटीआई के वोट के बराबर नहीं आई। तो पीटीआई का तो होमवर्क मुकम्मल है। एक अरसे से इमरान खान इस पे मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान के सियासी नजरियात पे नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन इमरान खान की मेहनत पे मैं जरूर बात करूंगा। वो इतने मेहनती हैं कि वो एक दिन चैन से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ये जेल भरो तहरीक चाहे नाकाम हो गई, मेरी किताबों में नाकाम हो गई, क्योंकि इसका वो जो एक वो इमरान खान ख्वाब देख रहे थे ना कि लोग बाहर निकलेंगे, वर्कर कहेंगे हमें गिरफ्तार कर दो, वो नहीं हुआ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से उन्होंने कोई जन्म का बदला लिया है। उन्हें जेल भेज दिया और भेजने के बाद वो 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए भूख हो गए और पीछे से खान साहब ने कहा कि हमने तहरीक बंद कर दी। तो बेचारे सोचते होंगे कि सानू ही जेल करानी थी, सानू ही अंदर कराना थी और बाद में तहरीक खत्म कर देनी थी। तो अब इलेक्शन अगर होते हैं तो ये 2-3 लोग तो बाहर नहीं आएंगे और ये अपनी कैंपेन जेल में से लड़ेंगे। हाँ, चले, ऐसा वक्त की कमी है और लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है कि हमेशा लीडर वही होता है जब किसी चीज़ का कहता है ना कि आगाज़ करो तो हमेशा अपने आप से आगाज़ करता है। अगर खान तहरीक का कह दिया था तो आई थिंक शायद सबसे पहले वो खुद अपनी गिरफ्तारी देते और फिर जो है बाकी लोगों को कहते कि मेरे पीछे लाइन में लग जाओ। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे PSL पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और जब क्रिकेट का जिक्र हो तो PSL का जिक्र होता है। PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दे दी है। किंग्स की टीम 197 रन के जवाब में 173 रन बना सकी। अब तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पैकेज दिखाते हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए अदील हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। आई थिंक कराची किंग्स के कल की डिफीट के बाद थोड़ा सा आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन या आई एम फाइन। आप कर क्या सकते हैं क्या हुआ था कल कराची किंग्स को? इतना शानदार आगाज लेकिन इख्तिताम उतना ही ख़राब। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि कराची किंग्स को हो क्या जाता है। देखिए, महक, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट द लैक ऑफ डेप्थ इन कराची किंग्स। और कराची किंग्स ज़ाहिर है अभी तक 2 ही मैचेस जीता है, दोनों बड़ी अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ मैच जीता है, लेकिन स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि वो जो टेबल के दूसरे हाफ की टीम कोयटा से हार चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी से लगातार दूसरा मैच ही हारे हैं। कल के मैच में जो एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस हुई थी वो ये थी कि कराची में जो लैक ऑफ डेप्थ थी उनकी स्क्वाड सिलेक्शन में, ये तो इनकी खुशकिस्मती रही कि मोहम्मद आमिर इंजरी के बाद वापस आ गए, वरना कराची के कल का बॉलिंग अटैक क्या हो सकता था ये आप बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी दफ़ा हम इस बात पे इस चीज़ के ऊपर बात भी कर चुके हैं, एम्फेसाइज भी कर चुके हैं। ये जो हमारी 2 फ्रेंचाइज़ हैं साउथ की, जिसमें एक कराची की और एक कोयटा की है, आई थिंक देयर इज सम सीरियस फ्लॉ इन द वे दे आर बीइंग मैनेज्ड। इनको प्रॉपर एक फ्रेंचाइज़ की तरह नहीं चलाया जा रहा, फुल टाइम अटेंशन ऐसा लगता है कि नहीं है, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इन द प्लेयर्स दैट यू पिक, जो खिलाड़ी आप पिक कर रहे होते हैं। यही चीज़ आपको कराची में नज़र आई है। कल आमिर के ज़बरदस्त स्पेल के बाद कोई आपके पास बॉलर ऐसा नहीं था जो उसको फॉलो अप कर सके। पेशावर में अगर आप देखें तो मुजीबुर रहमान ज़ादरान, जो कि अब आए हैं अफ़गानिस्तान से खेल के, क्या कमाल पिक थी और क्या ज़बरदस्त पिक थी, जिसकी वजह से जो है वो उसने आके ही मैच का जो है पूरा नक्शा जो है वो बदल दिया बिल्कुल। आई थिंक यही वो जगह है जहाँ पे कराची लैक कर रहा था। और एक और चीज़ जो अब देखनी पड़ेगी कराची को
टॉस जीत के उनका जो फैसला था कि वो चेस करेंगे, आई थिंक इनको एक बार फिर से ज़रा सोचना पड़ेगा। कराची को पहले बैटिंग करके अब देखना चाहिए। वैसे मैं देख रहा था पैकेज में कि जी वसीम अकरम की परेशानियां बढ़ने लगी। मेरे ख्याल से नविश्ता दीवार अब उनके सामने है। कराची 7 मैचेस खेल चुका है, आखिरी 3 मैचेस जीतने हैं टू हैव सम चांस टू क्वालिफाई फॉर क्वालिफायर्स। अदरवाइज एक बार फिर से एक और डिसअपॉइंटिंग सीजन का अख्ताम होने वाला है। अच्छा अदील, कल हमने देखा कि वो लोग भी चले जो कि पहले कभी नहीं चले थे। आई थिंक कराची के पास शायद वही बात है, मूड पे इनके डिपेंड करना शुरू कर देता है कि जी अगर मूड है तो खेल रहे हैं, नहीं मूड है तो नहीं खेल रहे। या फिर हम ये कहते हैं कि एक प्लानिंग से जो है वो अब मैदान में हमें उतरते हुए ये लोग नज़र नहीं आते, जो प्लानिंग हमें लाहौर कलंदर्स में नज़र आती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के ऐसे ओवर्स थे जो कि मैंने देखे कि बड़ा ज़बरदस्त थे, लेकिन आई डोंट नो दरमियान में हो क्या जाता है इन लोगों को। मैं पिछले मैच में आपको लेकर जाता हूँ। कराची में जो आखिरी मैच इस PSL का खेला गया था, जो दोपहर का कराची में वाहिद मैच हुआ था, उसमें तैयब ताहिर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। और जब तैयब मैच इनिंग के बाद उनसे जब बात की गई तो फिर उसमें उन्होंने इंटरव्यूअर को ये बात बोली थी कि मैच से पहले जी वसीम भाई ने मुझसे पूछा कि तुम किस तरह बैटिंग करते हो, किस नंबर पर बैटिंग करते हो। मेरे लिए और बल्कि हमारा जो पैनल था, हम सब लोग, हमने शो में भी, हम लोग के लिए इतनी हैरानी की बात थी कि पाकिस्तान का ही इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ डोमेस्टिक इन दिस सीज़न, और आपकी टीम का जो मेन बंदा वसीम अकरम जैसा लेजेंडरी प्लेयर, उसको ये नहीं पता कि ये किस अंदाज की बैटिंग करता है। नाउ ये अपनी मासूमियत में तैयब ने ये बात तो बोल दी, बिकॉज ज़ाहिर है ही इज़ वेरी न्यू टू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट, इवन दो 29 साल की उम्र है, लेकिन ये एक चीज़ की तरफ इशारा करता है, और वो इशारा इसी चीज़ की तरफ करता है कि जी कुछ ना कुछ मसला है। यानी जो टीम के मेंटोर हैं या टीम के जो डायरेक्टर हैं या जो भी आप टाइटल इनको देना चाहें, उनको शायद खिलाड़ियों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस अंदाज से खेलता है। ये चीज़ कभी भी आप ज़ल्मी के बारे में नहीं, ये कभी भी आप मुल्तान में नहीं सुनेंगे, लाहौर में नहीं सुनेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड में नहीं सुनेंगे। मेरा यही ख्याल है, आई थिंक कराची की टीम को जो है वो कुछ एक बार फिर से कुछ रीसेट करना पड़ेगा अपने आप को फॉर द नेक्स्ट सीज़न। ये सीज़न तो अब ख़त्म ही हो गया उनका तकरीबन। अच्छा अदील, इमाद के हवाले से अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इमाद को देख के लग रहा है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, एक अलग फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन जब कप्तान आपका इतनी फ़ाइट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त है, इतना बेहतरीन तरीके से कप्तान अगर परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी लोग जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। आई डोंट थिंक सो कि सारा बर्डन आप कप्तान के कांधों पर डाल दें। देखिए, इमाद कराची किंग के लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर है, चाहे कल तो खैर बोलेंगे इमाद की काफ़ी महंगी साबित हुई। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है महक, कल के मैच ने एक इंडिकेशन जो दे दिया है वो ये है कि आपको एज अ स्पिनर बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ पिंडी में आप पे बहुत रन्स पड़ने वाले हैं। आपको लेट स्विंग किस्म का, मोहम्मद आमिर किस्म का बॉलर होना पड़ेगा अपने आप को रन्स देने से बचाने के लिए। बहुत ही फुल लेंथ पे आप थोड़ी बहुत अगर बॉल थोड़ी सी सीम कर सकें तो वहाँ पे बचत है, वरना इस पिंडी स्टेडियम में काफ़ी रन्स बन सकते हैं जहाँ बॉलिंग ज़रा सी वीक होगी, और इमाद के साथ कल यही हुआ। इमाद बैटिंग की अगर हम बात करें, देखिए इमाद ने अपने टैलेंट को प्रूव किया है। ही शुड हैव नेवर बीन ड्रॉप फ्रॉम पाकिस्तान टीम। वो फाइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर वो कप्तान है, मैं यही समझता हूँ इमाद को इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इमाद अगर बॉल को मिडिल कर पा रहे हैं, ही इज़ अमंग द टॉप 5 रन गेटर्स इन PSL, कंसिस्टेंटली वो टॉप 5 रन गेटर्स में से इस PSL के। इमाद को चाहिए था कि कल 2 विकेटें गिरने के बाद नंबर 4 पे अपने आप को भेजना चाहिए था। वहाँ पे उन्होंने शोएब मलिक को भेजा, इरफान उल्लाह नियाज़ी से बैटिंग करवाई गई। इमाद मेरे ख्याल से अगर कप्तान हैं तो ज़रा इस चीज़ की बुनियाद पे कि जी मुझसे सीनियर है या कौन है फलाना नहीं, इमाद को इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिकॉज उसको ये बात समझनी पड़ेगी उसकी टीम उसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जैसे कि जितनी एफर्ट वो लगाता हुआ नज़र आ रहा है। सो जहाँ पे इमाद की ये सारी स्ट्रेंथ्स हैं, आई थिंक ही नीड टू टेक मोर कंट्रोल ऑफ द टीम नाउ। अपने आप को खुदा के लिए अप दी ऑर्डर बैटिंग कराए, और टॉस जीते तो पहले बैटिंग खुद करें। लेकिन देखें अदील, वही बात है कि अब कराची किंग्स के लिए टाइम बड़ा सख्त हो गया, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबले सख्त होते जा रहे हैं। अगर अभी भी स्ट्रेटजी नहीं बदली, अभी भी इन लोगों ने अपना अंदाज नहीं बदला, अभी भी कुछ प्लानिंग के साथ मैदान में नजर ना आए, तो आई थिंक शायद इस चीज़ से हाथ धोना पड़ जाए इन्हें। जी, मैं यही बात कर रहा था। कराची किंग्स 7 मैचेस खेल चुका है इस पूरे, अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखें तो कराची हैज़ प्लेड मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स। बाकी टीमों ने 5 या 6 मैचेस खेले हैं। कल कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड से इस्लामाबाद में खेल रहा होगा, फिर वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ खेलना है, और फिर उनको लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ खेलना है।
सो ये 3 में से 2, PSL में कोई मैच हल्का नहीं होता। कराची के लिए अब डू और डाई वाली बात है। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल तीनों मैचेस जीतना लाजिम है अब कराची के लिए। जीतना लाजमी है कराची को। कुछ देखें, कल मैं ये समझता हूँ कल शर्जील खान का केस बनता था। आपने 3 मैचेस खिलाए, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब आपके जब विंस चले गए हैं तो वो जो इंग्लैंड से रॉसलिंगटन एक नया प्लेयर आया, उसकी जगह मेरे ख्याल से आपको शर्जील को मौका देना चाहिए था। इसलिए कि जी बाहर से कोई फॉरेन प्लेयर आया नहीं जी, शर्जील को एक तो आपको खिलाना पड़ेगा। छोटा ग्राउंड है, स्पिन्स चल नहीं रहे हैं यहाँ पे, शर्जील यहाँ पे रन स्कोर कर सकता है। 1 सेकेंडली आई थिंक दे हैव टू गो ऑल आउट नाउ। बेन कटिंग को खुदा के लिए खुदा हाफिज कहें, कासिम अकरम को यहाँ पर लेकर आए जगह पे। आई थिंक इस वक्त तो कहते हैं ना डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स वैसे एक निस्बतन वीक टीम है इस टूर्नामेंट, तो बॉटम ऑफ द टेबल है, लेकिन कराची किंग्स के खिलाफ वो अपना ए गेम लेकर आती हैं। अगर आपको याद हो, उन्होंने पहला मैच कराची किंग एक ही मैच जो जीते हैं वो किंग्स को हराया था और बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। सो कराची किंग्स जितना अग्रेसिव जा सकते हैं। इमाद नीड्स टू, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि इमाद नीड्स टू टेक कंट्रोल, सीज दिस अपॉर्चुनिटी, प्ले अप द ऑर्डर। आई नो ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन सिर्फ उसी का ही बल्ला चल रहा है कराची के लिए। विंस अच्छा खेल रहे थे, चले गए वापस। सो आई थिंक इमाद पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तमाम अपने ऑप्शंस को अब यूज़ करे, बिकॉज 3 मैचेस रह गए हैं, दे हैव टू विन ऑल 3 नाउ। अच्छा अदील, अब जरा अगर आज के मैच के हवाले से मैं बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स का मैच होने जा रहा है। लाहौर कलंदर तो हमेशा बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, तो आज के मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस हमें हो सकते हैं कि जी क्या होने वाला है, क्या परफॉर्म, कौन सी टीम कितना अच्छा कर सकती है? देखिए, आई डोंट एक्सपेक्ट कोई हम लाहौर कलंदर से ही एक्सपेक्ट करें कि जी वो कोई अपने गेम को ख़राब परफॉर्म करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। लाहौर कलंदर इस वक्त पीक परफॉर्मेंस पे जो है ना वो चल रही है और बहुत ज़बरदस्त वो अभी तक खेले हैं। और अभी तक लाहौर हैज़ लॉस्ट जस्ट 1 गेम आउट ऑफ 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं। आयरॉनिकली वो कराची से ही अपना मैच हारे थे, यहीं कराची में, बट अब अपने होम ग्राउंड में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए, उनकी जो टीम की कोर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और राशिद खान के आने के बाद से लाहौर कलंदर तो जिस तरह की इस वक्त फॉर्म, एक फॉर्मिडेबल यूनिट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बाय द वे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी अगर आप बात करें तो एलेक्स हेल्स आ गए हैं, कल वो कराची के ख़िलाफ़ एक्शन में भी होंगे, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक शाहीन की कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त जारी है। टीम का थिंक टैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हर किसी को अपने रोल का पता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये कहने में बड़ी एक बुकिश सी बात लगती है दैट एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ द रोल, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम जोर का जोर चल रहा है इसमें जो मैं मिसबा को बोलता हुआ सुन रहा हूँ, बिकॉज मिसबा का बड़ा ज़बरदस्त एनालिटिकल माइंड है क्रिकेट के हवाले से, ऑफ कोर्स वी नो दैट। वो इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि अपने रोल का पता होना चाहिए। तो कलंदर्स के साथ इस वक्त यही सिलसिला है, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द रोल दैट ही इज़ प्लेइंग। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए देखिए, ये एक डू एंड डाई मैच है। अगर ये मैच वो हार जाते हैं तो फिर तो वो बॉटम ऑफ द टेबल ही कहीं शायद फिनिश हो रहे होंगे। और कोयटा आई थिंक अभी तक ऑलरेडी दे हैव लुक द वीकेस्ट साइड, चाहे वो उनकी टीम सिलेक्शन का मामला हो, प्लस उनके साथ जो एक और मसला हुआ वो ये कि उन्होंने जो श्रीलंका के प्लेयर्स पिक किए थे, उसमें हसारंगा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर आने थे, उनको श्रीलंकन बोर्ड ने आखिरी टाइम पे उनका एनओसी जो है वो रिवर्ट कर दिया, उनका एनओसी उनका रिवर्स कर दिया, एनल कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो नहीं आ पाए, उसका उनको नुकसान हुआ है। तो ऐसा लग रहा है, अच्छा फिर उन्होंने मार्टिन गप्टिल पे रिलाई कर रहे थे जेसन रॉय के साथ। जेसन रॉय बाय द वे इंग्लैंड चले गए हैं, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल। कोयटा से कोई मिरेकल ही होगा जो कि उनको ये आज का मैच जितवा सकता है, बिकॉज कलंदर इज टू गुड। मिरेकल या दुआएं जो है, दुआएं बचा सकती है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अच्छा अदील, यहाँ पर एक बात मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है। एक टाइम था जब लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, बेशुमार मीम्स हम सोशल मीडिया पे देखते थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। जब शाहीन शाह अफरीदी ने ज्वाइन किया तो ज़ाहिर है उनकी कप्तानी और फिर हर जैसे आपने कहा ना, हर एक को पता है कि जी मैंने क्या करना है। तो जब लाहौर कलंदर्स में तब्दीली आके और हर कोई जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है या हर कोई अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो बाकी स्पेशली कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स, इन लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। देखिए, मैं लाहौर कलंदर्स का जो टर्न अराउंड शुरू हुआ है वो PSL 5 से आके शुरू हुआ है और PSL 5-6 में दे प्लेड इन द फाइनल एंड 7 में दे वेंट ऑन टू विन। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल इनकी प्रोग्रेस हुई है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने टीम के कोर को सेम रखा है, ये बहुत बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। देखिए अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट टीम को मैनेज किस तरह किया जा रहा है। आपको पता होगा कि कलंदर्स का, लॉर्ड कलंदर का अपना एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनकी अपनी एकेडमी के प्लेयर्स हैं जो कि निकल कर आ रहे होते हैं। अब हारिस रऊफ को कौन जानता था, लॉर्ड कलंदर्स उसको सामने लेकर आए। इस सीज़न में मिर्ज़ा ताहिर बेग जो कि बहुत अच्छे अपकमिंग परफॉर्मर्स में से हैं, ना उन्होंने कभी कोई डिपार्टमेंट के लिए क्रिकेट खेली है, ना वो कायदे आज़म ट्रॉफी खेले हैं, ना कुछ खेले हैं, वो तो लाहौर कलंदर की एकेडमी का प्लेयर था। और आप देखिए आके वो माशाल्लाह किस तरह रन स्कोर कर रहा है ताहिर बेग। सो कलंदर्स तो एक, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की बाकी सारी फ्रेंचाइजेस के लिए एक बेंचमार्क है कि ऑफ सीजन में पीएसएल से एक महीना पहले तो सब एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन पीएसएल खत्म होने के बाद कौन एक्टिव होता है? आई थिंक लाहौर कलंदर इज अ ग्रेट एग्जांपल। ठीक है अदील, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू तो आज का जो मैच है कोयटा ग्लेडिएटर्स लाहौर कलंदर्स का, गुड लक और बेहतरीन परफॉर्म करें। जीत जिसकी भी हो, जीत होती है पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सरगोधा में जश्न बहारा के सिलसिले में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी महारत के भरपूर जौहर दिखाए। नदीम खान रिपोर्ट करें। कबड्डी देही रिवायत का अहम हिस्सा समझा जाता है। जोर और महारत इस खेल का खासा है। सरगोधा की मुकामी टीमों के दरमियान कबड्डी का नुमाइशी मुकाबला हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद खींची चली आई। मेरा शोबा ही स्पोर्ट्स का है और मैं इसको भरपूर मेहनत करके इसको टैलेंट को आगे लेके आऊँगा ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट मिल सके और मुल्क का नाम रोशन हो। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी महारत से एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते रहे। शायकीन ने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। का मैच हम हार गए हैं, सेकंड पोजीशन आई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अच्छी ट्रेनिंग करके फिर इस ग्राउंड में आएंगे, इंशाल्लाह विन करेंगे। शायकीन का कहना है कि इस तरह के मैचेस के इनेकाद से उन्हें सेहतमंदाना और मयारी तफरीह मैसर आती है। नदीम खान, समा, सरगोधा। अब आपको बताएं कि 3 साल बाद लाहौर में बहार ने अपना भरपूर जलवा दिखाया। झड़ते पत्तों और खिली कॉम्पलों के बाद बागों का शहर कैसा दिखाई देता है, आयशा ताके रिपोर्ट में देखिए। ठंडी हवाएं, आसमान पर घनघोर घटाएं, लहलहाते दरख्त हरे हरे पत्तों के बाइस इन दिनों खूब इतरा रहे हैं। पत्तों ने अपनी जगह बनाई और मुरझाए पत्तों की छुट्टी कराई। यूं कहिए मौसम खिजा इन दिनों अपनी बहार पर है। जमीन पर गिरे गिरे करवटें बदलते ये खुश्क पत्ते राहदारियों में बिछे दिखाई देते हैं। पिछले 3 सालों बाद ये हमें मौसम देखने को मिला है। पहले 3 साल पहले से ये था कि अचानक सर्दी से अचानक गर्मी आ जाती थी। लाहौरी कुड़ियों को भी बदलती रुत भाई, तस्वीर बनाए बगैर न रह पाई। ये ग्रीनरी और इन सूखे पत्तों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी भी बड़ी अच्छी लग रही है और ये ठंडी ठंडी हवा और ये बड़ा एक अच्छा मौसम है। बहार की एंट्री ने सतरंगी फूलों में भी जान डाल दी। पतझड़ और फूलों के खिलने का मौसम जहां बहार की आमद की नवीद सुना रहा है, वहीं जमीन पर बिखरे ये बेजान पत्ते नई खिलती कोंपलों को खुशामदीद कह रहे हैं। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कराची की, जहां पर स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुल रहमान हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से, उनसे जानेंगे तमाम तर मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम जरा बात करते हैं कराची की। 3 मार्च यानी कल से कराची में शुरू होने जा रहा है खेलों का, बहुत सारे मुकाबलों का इनेकाद हो रहा है कराची में। गेम्स जो हैं हम देख रहे हैं कि इन गेम्स में क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, कराटे है, ताइक्वांडो है, टेनिस, स्नूकर, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्विमिंग, साइकिल रेस, मतलब मैं जितने भी खेलों के नाम लूँ ना वो कम है। तकरीबन 44 गेम्स हैं जो कि होंगी और इसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे।
जाएंगे, कबड्डी भी है इसके अंदर, इसके अलावा जो सिंध का रिवायती खेल है वो भी होगा, इंडोर आउटडोर गेम्स होंगी और फर्स्ट टाइम ये कराची में होने जा रहा है। और इसके अलावा आवाम जो है वो बिल्कुल आ सकती है, कोई इसके टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू वेरी मच। सर, ज़बरदस्त खेलों का इनकाद होने जा रहा है कराची में और हम ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इतनी सारी गेम्स हमें मिलेंगी इंजॉय करने के लिए। प्लीज़ ज़रा डिटेल्स शेयर कीजिएगा, कितनी गेम्स होंगी, कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वेन्यू क्या क्या है, लोग किस तरह से आ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स सी होती हैं हमेशा, कोई दहशतगर्दी, कोई दूसरी ख़राब चीज़ें डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। तो बल्दिया उज़्मा कराची ने जब कराची में एक दहशतगर्दी हुई तो ये सोचा, जब PSL को भी जारी रखा कि कराची में एक बहुत बड़े गेम्स का इनेकाद कराया जाए, जिससे ये पैगाम पहुँचे तमाम शहर, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, कराची एक पुरअमन शहर है और ये बहुत यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो फिर हमने प्लान किया उसको कराची गेम्स 2023 से। ये गवर्नर सिंध साहब का इनिशिएटिव है तमाम के कराची में गेम्स का इनेकाद किया जाए। तो 44 गेम्स इसमें होंगे, जिसमें इंडोर हैं, आउटडोर गेम्स हैं, जो हमारे माइंड गेम्स हैं वो तमाम। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें लड़कियां, ख़वातीन भी हिस्सा लेंगी, उनके भी तमाम गेम्स हैं। हमारा गुलशन इकबाल में वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत शानदार, वो वहाँ पे लड़कियाँ अपने खेल सकेंगी। और इसके अलावा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड, वहाँ पे भी मुख्तलिफ गेम्स होंगे। इसके क्रिकेट के जो हमारे खेल हैं वो कराची के तमाम जो हमारे क्रिकेट के KMC के ग्राउंड्स हैं उस पर खेले जाएंगे। और इसमें बाकायदा जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, जो क्लब्स के साथ खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट के जो एसोसिएशन के जो क्लब्स हैं वो खेलेंगे, ताकि उनको एक मौका मिले। 39 मैचेस होंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद है खेलों की, गेम्स के इवेंट्स की। और उसके बाद फिर उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, वो कराची की तरफ से खेलें, सिंध की तरफ से खेलें, फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ से खेलें। इसी तरीके से फ़ुटबॉल जो है वो भी हम डिफरेंट, अपने लियारी में बहुत पॉपुलर है फ़ुटबॉल, वहाँ खेला जाएगा। हॉकी, सर लियारी तो गढ़ है ना? जी, लियारी बिल्कुल गढ़ है, लियारी में खेला जाएगा। मलीर गढ़ है, मलीर में खेला जाएगा। हॉकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, कराची हॉकी फेडरेशन जो है गुलशन इकबाल में, उनका स्टेडियम में, वहाँ पर खेला जाएगा। हॉकी हमने ख़ास इसलिए रखा कि अब वक्त के साथ हॉकी की जो ताबनाकी थी वो मादूम होती जा रही है। तो हॉकी में हमने बहुत काम किया, उनकी टीम्स से हमने कांटेक्ट किया, एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हुसैन हैदर साहब से हमने कांटेक्ट किया ताकि हमें पूरी टीम्स मिल सकें और हम करा रहे हैं। इसके अलावा जो रैकेट के गेम हैं, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, लॉन टेनिस, ये सारे कोर्ट्स के अंदर होंगे और बाकायदा जो खिलाड़ी हैं वो इसमें खेलेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि सेलिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, लड़के लड़कियों सबकी तमाम यानी जिम्नास्टिक तक इसमें होगी। और जूडो, कराटे, वॉशू, ये बहुत बड़े लेवल पे यानी गेम्स का इनकाद हो रहा है। और सर अगेन वही बात कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है और इतनी ज़्यादा गेम्स हैं कि एक बहुत बड़ा शेड्यूल आप लोगों को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है हर किसी का एक अपना मनपसंद खेल होता है। तो सर लोग ही किस तरह से जान पाएंगे कि कब ये शेड्यूल हमारे सामने आएगा? कौन सी वेबसाइट होगी जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि जी आपकी पसंद का खेल किस जगह पर कितने बजे हो रहा है? बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। इसमें हमारी जो KMC की वेबसाइट है, अगर सिर्फ KMC लिख दिया जाए या www.gov.kmc अगर डाल दिया जाए, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, तो वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट खुलते ही आप देख सकते हैं कि कराची गेम्स 2023 को क्लिक करेंगे तो तमाम गेम्स डे वाइज के आज के दिन 3 तारीख को इनाग्रेशन के बाद कौन सा खेल है, 4 तारीख को कौन कौन से क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है या रेसलिंग है,
या बॉडी बिल्डिंग का है, किस जगह पर है, कौन सा वेन्यू है, कितने बजे स्टार्ट होगा और किन दो टीमों के दरमियान ये मैच होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्प्ले हैं और गेम वाइज भी तमाम शेड्यूल हमने बना दिया है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ ज़रा बताएगा कि कितने एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या सिर्फ खिलाड़ी कराची से ही शामिल होंगे या हम देखेंगे कि सिंध के बाकी जो शहर हैं वहाँ से भी एथलीट्स आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए 5000 से ज़्यादा प्लेयर्स, तकरीबन 6000 के करीब इसमें लड़के लड़कियां मर्द व ख़वातीन हिस्सा लेंगी। तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक ओलंपिक्स की तरह का इवेंट है और इसमें ज़्यादातर लड़के लड़कियां कराची के हैं जो डिफरेंट क्लब्स के साथ खेलते हैं, जो बाकायदा प्रोफेशनल प्लेयर बनने जा रहे हैं तमाम। अब देखिए कितना बड़ा मौका है उनके लिए कि वो हॉकी के बाकायदा मैचेस खेलें, क्रिकेट के मैचेस खेलें, फ़ुटबॉल के, टेबल टेनिस के, जितने भी गेम्स हैं, और वो बाकायदा एक पूरा लीग सिस्टम है जिसमें खेलें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले साल में या महीनों में हम सिंध से भी जो हमारे होनहार लड़के लड़कियां हैं जो कि गेम्स खेलने के शौकीन हैं, खेलते हैं, उनको भी ज़रूर हम मदऊ करेंगे कराची गेम्स में ताकि वो भी अपने जौहर दिखा सकें। और जो हमारा एक माहौल है, आप देखते हैं कि ज़ाहिर है काफ़ी कसीफ माहौल मैं समझता हूँ है, उसमें ये एक ठंडी हवा का एक झोंका है, एक बहुत उम्मीद की एक किरण है और इससे तमाम शहरी बहुत इंजॉय करेंगे जब ये गेम्स देखेंगे और मैदान जो है वो आबाद होंगे, दोबारा मैदान और बेहतर होंगे इससे। सही, ठीक। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएगा क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जैसा कि लियारी है, मलीर है, ये कराची के डिफरेंट एरियाज़ है, हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ पर जो लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे और ज़ाहिर सी बात है कि जब इतने मजे हुए प्लेयर्स हैं, इतनी सलाहियत है उनमें, इतने बड़े बड़े लेवल्स पर वो खेलना चाह रहे हैं, तो सर क्या हम ये सोचें कि आगे चल के सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इस तरह की सपोर्ट मिले कि उनका वजीफ़ा लगाया जाए, उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए ताकि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इंटरनेशनली दुनिया को बीट करें? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हमने किसी एथलीट से बात की, किसी प्लेयर से बात की, उसका एक शिकवा होता है कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती, भले से वो सिंध गवर्नमेंट है या किसी और अगर हम सूबे से किसी खिलाड़ी से बात करें तो ये एक शिकवा होता है और ये शिकवा बजा है, इस पर भी आई थिंक काम होना चाहिए सर। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाई। मार्च सबसे बड़ी इंसान की ज़रूरत है ज़िंदगी की, और खिलाड़ी अगर इससे रिलैक्स हो के उसको मार्च का कोई मसला नहीं है, उसको कोई रोज़गार कमाने की फ़िक्र नहीं है, तो वो अपना पूरा वक्त, अपना टैलेंट यकसुई के साथ उस खेल में लगाएगा और जो उसके स्किल्स हैं, जो उसकी सलाहियतें हैं, वो उसको और निखारेगा। लेकिन अगर वो मार्च के उसमें हो कि कहीं पे अपना वो वक्त नौकरी करने में या दूसरी चीज़ों में करेगा, तो ज़ाहिर जो वो गेम खेल रहा है उसमें वो एक्सीलेंस हासिल बिल्कुल नहीं कर सकता। इस तरीके से हमने कई खिलाड़ियों को खोया है जो कि इतने काबिल होने के बावजूद, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल हम करेंगे, हमारा प्लान भी यही है कि एमसी की अपनी पहले जिस तरीके से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल की टीम्स हुआ करती थी, अब हम दोबारा उसको रिवाइव भी करने जा रहे हैं और ये बड़ा एक अच्छा मौका होगा कि उसमें जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हम ले सकें। और इसके अलावा ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, पहले जिस तरीके से वो तमाम कंपनीज़ अपनी टीम्स बनाती थी खेलों की ताकि उनका एक रोज़गार हो उसके साथ, और इंटर कंपनीज़, इंटर बैंक्स, इंटर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मुकाबला होता है और फिर ये आगे निकलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं और फिर माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला जाता है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा शहर के दीगर मामलात के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। कराची का सबसे बड़ा मसला सफाई सुथराई का, तो सर क्या कोई मज़ीद प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं कि कराची में होने जा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है शहर बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़कें अच्छे तरीके से तामीर होंगी, तो सर बहुत सारे लोगों का फिर दिल करता है कि बाहर से आके कराची में हम गेम्स देखें या रहें। तो कोई ख़ास इक़दाम कराची के हवाले से हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में भी देखेंगे और अभी जारी भी है। ज़ाहिर कराची की सफाई सुथराई बहुत अहमियत की हामिल है। 3 करोड़ की पॉपुलेशन का ये शहर है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल सिटी है, तमाम लोग आते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो शायद उसके कंपैटिबिलिटी नहीं रखते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और वो हम कर भी रहे
कि सफाई सुथराई हो तमाम सड़कों की, उस पर काम भी हो रहा है। जो रोड्स की रिपेयर की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो फुटपाथ्स हैं, अगर उसमें इंक्रोचमेंट है किसी तौर की भी, तो वो साफ़ की जा रही है। और कराची में जो ग्रीनरी है उसकी बहुत कमी है। हम देखते हैं कि कराची एक एरिड एरिया है, रेगिस्तानी है, बारिशें कम होती हैं, और जब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके जो ग्रीन बेल्ट से वो आबाद हो रहे हैं, ओपन स्पेसेस जो हैं उसको हम बेहतर कर रहे हैं, और नए पार्क्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और इसके लिहाज से कि वो सस्टेनेबल हो, पानी का इंतज़ाम हम सीवरेज वाटर को ट्रीट करके कर रहे हैं। अभी हमने बाग़ कराची यूनिवर्सिटी राशिद मिन्हाज रोड पे, जो पहले अलादीन था, उसको किया। कश्मीर रोड पे बहुत सारे ऐसे पार्क्स थे जो बिल्कुल इनक्रोच थे, उसमें हाइड्रेंट्स इलीगल लगे हुए थे, दूसरी चीज़ें थी, उसको हमने आबाद किया। जो एग्जिस्टिंग पार्क्स है उसकी कंडीशन को हम बेहतर कर रहे हैं। तो आपकी बात ये बिल्कुल वजह है कि लोग जब भी अट्रैक्ट होते हैं, जब शहर में अमन व अमान हो, शहर साफ़ सुथरा हो, वो आराम से घूम सकें एक जगह से दूसरी जगह, उनको मुश्किलात ना हो कम्यूट करने में, जो कि हम देखते हैं कि सड़क जब टूटी हुई होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो ये बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल इसकी तरफ हमारी पूरी भरपूर हमारा काम जारी है। सही। अच्छा सर, हमने देखा था कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए बड़े इक़दाम हुए थे, और बड़ी जगहों से तजावुज़ात की जो भरमार थी उसे हटाया भी गया, ठेले जो थे उनको भी हटाया गया। फिर लोगों ने बिला वजह जगह जगह जो है वो अपनी इजारादारी ज़ाहिर करने के लिए दुकानों को एक्सटेंड किया हुआ था आगे तक, पार्किंग को एक्सटेंड किया हुआ था आगे तक, उसको भी ख़त्म किया गया। लेकिन अभी भी कराची के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर तजावुज़ात हैं, पार्किंग माफिया भी है। तो सर, इनको मज़ीद सख्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या हम देख रहे हैं कि मज़ीद कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल किए जा रहे हैं, क्योंकि आगे सर रमज़ान भी है, और आपको पता है रमज़ान में तो जगह जगह ठेलों की भरमार होती है। जी बिल्कुल किए जा रहे हैं, और आपके हम और मज़ीद सख्त करेंगे। आपको पता है कराची में लोग रोज़गार के लिए आते हैं, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर से, और ये सबसे आसान ये तरीक़ा होता है कि एक पुश कार्ट या जो ठेला है उसमें फ्रूट्स लगा लिए जाएँ, तमाम चीज़ें। लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होता, वो ट्रैफिक के लिए हैसल होता है, पैदल चलने वालों के लिए हैसल होता है। फुटपाथ पे इस तरीके से वो उसको कवर कर लिया जाता है, इनक्रोच कर लिया जाता है। वो पहले छोटा होता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है, और ये पूरा शहर एक इनक्रोच्ड सिटी के तौर पे नज़र आता है, जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसको ऑर्गेनाइज्ड हम कर रहे हैं। जो ठेले वाले हैं या करते हैं, रोज़गार अपना कमाते हैं, तो उनको एक बाकायदा जो एक जोन है उधर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि रोड्स हमारी खुली हुई हों, ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हो, और फुटपाथ बिल्कुल खाली होने चाहिए। हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि लोग मजबूर हैं सड़कों पर चलने के लिए। उसकी वजह है कि फुटपाथ पे या फिर इंक्रोचमेंट है, या फिर फुटपाथ टूटी हुई है, या फुटपाथ पे पुराने बिल बोर्ड लगे हुए थे, उसके बड़े बड़े सरिये अभी तक निकले हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। रमज़ान में भी हमारी इसी तरीके से पूरी प्लान है हमारा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। और इसके अलावा भी बहुत इंक्रोचमेंट में हमने देखा है कि खेल के मैदानों पे लोगों ने इंक्रोच करते हैं, दुकानें बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरी चीज़ें करना शुरू करते हैं। अगर किसी का घर है तो वो करते हैं। तो उसमें हमने अभी पिछले दिनों हमारे मैदान में इस तरह की इंक्रोचमेंट थी, उसको हमने ख़त्म किया, और तमाम जगहों पर जो एमिनिटी प्लेसेस हैं, जो प्ले ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, वो सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए, उसके अलावा कोई भी एक स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं बन सकता। तो इस पर हम बहुत सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले हर रोज़ इसमें बेहतरी आएगी। सही। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएगा, चूँकि रमज़ान का जिक्र किया तो करीब ही है। हम देखते हैं रमज़ान में जो दस्तरखान लगते हैं उनकी, यकीन कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन इफ्तार के वक्त में सड़कों तक वो दस्तरखान एक्सटेंड हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। जिन्होंने दफ्तर से घर जाना होता है, जिन्हें ये जल्दी होती है कि अपने घर वालों के साथ इफ्तार करना है, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो सर, इस हवाले से कोई काम किया गया या इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी किया गया कि एक लिमिट तक आपने दस्तरखान लगाना, इसको एक्सटेंड नहीं करना? ये बिल्कुल वजह है, रमज़ान नहीं, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो इदारे हैं, गो के उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, उनकी नीयत पे ज़ाहिर शुबा नहीं है तमाम चीज़ें। लेकिन जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि फ्लाई ओवर्स के नीचे
या फुटपाथ के ऊपर, तो वो मुनासिब नहीं है किसी तौर पे भी। किसी भी दुनिया के शहर में इस तरह की चीज़ नहीं होती। अगर ये तमाम चीज़ें करनी है तो उसका बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए, जगह लेनी चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए ताकि लोग भी इज़्ज़त नफ्स के साथ तमाम चीज़ों खा सकें। रमज़ान की आपने बात की, रमज़ान में हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उसके लिए हमने पूरा एक प्लान हमने किया है कि सड़क पर इस तरह की चीज़ ना हो, और ये टेम्परेरी अगर फुटपाथ पे वो ये करते हैं वक्ती तौर पे, अफ्तार का एक ख़ास 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होता, और वो करके वो तमाम जगह को साफ़ करके वो कर लें ताकि उसमें कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज़ रोड पे इस तरीके से बिछा देना तो पूरा ट्रैफिक उसमें ख़राब होता है और लोगों को बहुत तकालीफ होती हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा मुश्किलात का सामना कि जितने भी इदारे खैराती होते हैं उनके पिंजरे बाहर रखे हुए होते हैं, जिसमें बकरे वगैरह वो करते हैं सदक़े के, फिर झूला रखा हुआ होता है। ये हमारे शहर का बहुत गलत तासुर देते हैं। दुनिया के किसी भी शहर में इस तरीके से नहीं है। उनकी एक मोबाइल खड़ी होती है, एक उनका बूथ होता है, उसमें 2 आदमी बैठे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तस्वीर होती हैं। इस तरह के शहर में किसी तौर पे भी इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, और उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको मुनासिब इंतज़ाम करके हम देंगे, और उनसे हम कहते भी हैं कि अपना मुनासिब इंतज़ाम ज़रूर करें। शहर की जो ओपन स्पेसेस है, फ्लाईओवर्स के नीचे फुटपाथ, ये लोगों के चलने की जगह है, ये लोगों की मिल्कियत है, ये इन लोगों को हमें सर बड़ा ज़रूरी है, अगेन वही बात है, बड़ा ज़रूरी है कि इसको मैनेज किया जाए, और जब ये अच्छे तरीके से मैनेज होता है तो फिर किसी को शिकायत भी नहीं होती और फिर बड़ा प्यारा भी लगता है ना आपको अपना शहर। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ज़बरदस्त इनकाद होने जा रहा है स्पोर्ट्स इवेंट्स का। मज़ीद फेस्टिवल्स की बात करते हुए आपको बताएं कि स्वात की बर्फ़ पोश वादी गबीन जब्बा में ज़िला इंतज़ामी की जानिब से सजा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेले की रंगारंग तकरीबात का अहवाल जानते समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में। सतह समंदर से 3000 फीट की बुलंदी पर वाक़े सवात की पुरफिजा वादी गबीन जब्बा में स्नो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात। बर्फीली वादी में मास रेसलिंग का मैदान सजा तो खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच लगाए। मैंने मास रेसलिंग में हिस्सा लिया और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता है सर। साइकिल रेस में नौजवानों ने खूब जतन किए, रुबाब के सुर बिखेरे गए तो इलाकाई रक्स का भी खूब तड़का लगा। सयाहती मेले के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में डिप्टी कमिश्नर सवात ने इनामात तकसीम किए। प्लान कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान से नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो हम पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आर्टिस्ट को इनवाइट करेंगे और इससे भी बेहतर और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। मेले में फनकारों ने मज़ाहिया खाके पेश करके समा बांधा तो बच्चे भी खेल कूद कर अपनी तफरी को यादगार बनाते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। अच्छा, जब जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे कुछ उन दोस्तों के लिए है जो कि इस्लामाबाद से हैं। तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ख़ातीन सहाफ़ियों के लिए फ़िटनेस क्लासेस का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ने मशवरा दिया है कि सहाफ़ी ख़वातीन एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं ताकि फ़िट रहें, अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकें। अलीना शाहिद मज़ीद डिटेल्स अपनी रिपोर्ट में बताएंगी। जदीद जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं इस्लामाबाद की ख़वातीन सहाफ़ी। इनकी पेशेवराना ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ सही, मगर दूसरी लड़कियों की तरह इन्हें भी फ़िक्र है अपनी फ़िटनेस की। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ने विमेन जर्नलिस्ट की फ़िटनेस क्लासेस लेने पर हौसला अफजाई की। ज़िंदगी में जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो इनके काम है, फिज़िकली भी स्ट्रेसफुल है, मेंटली भी स्ट्रेसफुल हैं, तो इवन हाफ एन आवर ऑफ एन एक्सरसाइज आई थिंक के थोड़ा सा बंदे को रिवाइव कर देती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। डेली की रूटीन हमारी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। खुसूसी फिटनेस क्लासेस के मुंतज़मीन का कहना था ख़वातीन सहाफ़ियों को थोड़ी सी भाग दौड़ अपनी सेहत के लिए भी करनी चाहिए। ख़वातीन सहाफ़ी जो सारा दिन जो है वो ख़बरों के पीछे भागती हैं, तो हम चाह रहे थे कि अपनी सेहत के लिए थोड़ा भाग दौड़ करें। कि हमारी जो ख़वातीन सहाफ़ी थी उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस सारी एक्टिविटी को एंजॉय किया। विमेन जर्नलिस्ट का मानना है वर्जिश से जिस्मानी फिटनेस के अलावा ज़हनी सुकून भी मिलता है और वो अपनी मुआशरती जिम्मेदारियाँ भी बेहतर तरीके से अदा कर सकती हैं। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।
चलें जी, इस्लामाबाद के साथ साथ कराची और लाहौर में भी होना चाहिए ताकि कराची और लाहौर की जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि लोगों को खाना खिलाना, उनका पेट भरना अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतरीन अमल है। हम अक्सर ही बात करते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, इससे बेहतरीन अमल कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में बहुत से इदारे कायम हैं जो लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में रहकर लोगों की खदमत कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपने घरों से दूर होते हैं, जिनको हम परदेसी कहते हैं, लोगों के लिए, लोग कमाने के लिए निकले अपने घरों से, और कभी कभार होता है ना ऐसा कि जेब में पैसे नहीं होते लेकिन पेट खाली होता है, जेब भी खाली है पेट भी खाली है। तो शाहिद असगर बंगश साहब जो हैं वो दुबई में 2 ऐसे ही रेस्टोरेंट चला रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, उनका पेट भरा जाता है। इनके रेस्टोरेंट में लोग मुफ्त खाना खाते हैं और पैसे उनसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। शाहिद असगर साहब कब से ये काम कर रहे हैं और क्या सोच थी जिन्होंने इन्हें इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो ये काम करें? क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया था, या वो किसी को देख के उनके जहन में ये सोच आई, या वो किसी से इंस्पायर हुए? हमारे साथ मौजूद है शाहिद असगर साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि दुबई में किस जगह पर आपके दोनों रेस्टोरेंट्स हैं? ये दुबई के मुख्तलिफ जगहों पर आपने ये रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। जी, हमारा जो बहुत पुराना 15 साल पुराना हमारा जो ब्रांच है वो शारजा सनैया इंडस्ट्रियल एरिया सज्जा में है, और दूसरा जो हमारा ब्रांच मेन सिटी शारजा मोविल्ला में है। अच्छा तो सर ये 24 घंटे है, किसी भी वक्त कोई भी आके खाना खा ले? जी, ये हम अपने पहले ब्रांच में गैर इलानिया तौर पर तकरीबन पिछले 8 साल से कि जो जॉबलेस बंदे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, या वो विजिट वीज़े पे आए हैं, यहाँ पे रोज़गार सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए तो गैर इलानिया तौर पर हम पिछले 8 साल से उनको खाना फराहम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सेकेंड ब्रांच पे जो पिछले नवंबर में जिनका इफ्तिताह हो गया, ओपन हुआ है, तो वहाँ पे हम पिछले 4 महीने से एलानिया तौर पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसका हमने ऐलान किया हुआ है, क्योंकि जब मैं इस ब्रांच के लिए हायरिंग कर रहा था स्टाफ की, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमारे से जब जॉब की बात की तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और खाने के हमें बहुत तकलीफ है कि हमारे पास ये खर्चात ख़त्म हो गए हैं। तो हमने जब ये सेकेंड ब्रांच ओपन किया तो हमने इस चीज़ का ऐलान किया कि जो भी जॉब सर्च कर रहा है, जॉब लिस्ट है, जॉब सीकर लोग है, चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, इंडिया, किसी भी रिलीजियस से है, वो आए यहाँ 3 टाइम का बाइज्जत तरीके से खाना खाए। इंशाल्लाह हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ज़बरदस्त। तो मुझे सर ये बताएं कि ये काम का आगाज़ जो है किस सोच के साथ किया? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जिसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हमें ये काम करना चाहिए, किसी से हम इंस्पायर हो जाते हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो क्या सोच थी? सबसे पहले बात तो ये है कि जब हमने 8 साल पहले इस ब्रांच में किया था तो मेरे एक मरहूम चचा थे, उन्होंने मुझे इस बात की हिदायत की कि जो भी बंदा आता है हाजतमंद होता है, अगर वो आपसे खाने का तकाजा करता है, फूड का तकाजा करता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ बंदा है, आपका इम्तिहान होगा, हरगिज़ उनको मना मत कीजिएगा, इससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और बरकत देगा। दूसरी बात ये कि हमारे एक पाकिस्तानी है यहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कराची से है, वो रमज़ान के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाना प्रोवाइड करते हैं, वो हमसे ही लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा जिक्र किया कि जब आपके पास कोई हाजतमंद आता है तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला का भेजा हुआ बंदा है, और अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है कि क्या मैंने इस बंदे को नवाजा है कि वो मेरे बंदों के ऊपर बेरहम करता है कि नहीं करता है। तो मैं उस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ था, और जब मैंने यहाँ हालात देखे पिछले 4-5 महीने पहले के, तो बहुत सारे लोग अपने मुल्क के हालात की वजह से यहाँ जॉब सर्च करने के लिए विजिट वीज़ा पे आए थे,
और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके साथ एजेंट्स ने मतलब है कि वो एजेंट की वजह से काफ़ी परेशानी में थे। हमने इस चीज़ को जो है ना अनाउंस किया हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाला है और हम सिर्फ वसीला बन रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस रेस्टोरेंट में क्या वो लोग जो कि जिनको मुफ्त में खाना फराहम किया जाता है उनके लिए एक सेपरेट जगह है या और बाकी लोगों के लिए अलग है जो कि पे करके खाते हैं, या पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें खाने की तलब है? नहीं नहीं, हमारा ये जो सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा सेटअप है। जो ऐसे ज़रूरतमंद आते हैं हम उनको उसी सेटअप में बिठाते हैं, जो बाकी कस्टमर देने वाले बैठते हैं तो उनकी इज्जत के नफ्स को हम मजबूर नहीं होने देते और इंशाल्लाह हम ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसके लिए हमने कुछ अपने स्टाफ के दरमियान कोड वर्ड्स रखे हुए हैं, उसी कोड वर्ड्स को फॉलो करते हुए किसी को पता नहीं होने देते। ज़बरदस्त सर, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और जो आपने कहा ना कि इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं होने देते, मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग जो इस तरह के काम करें उन्हें शायद आपसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर तो बाकायदा नाम लेके पुकारा जाता है और कहा जाता है जी कि आके अपना खाना ले जाए, विच इज़ रॉन्ग। जब आप कार्य खैर कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से करना चाहिए कि आप जब दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना हो। ज़बरदस्त तरीके से सर आप काम करें, अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी से हमकनार कराए और इसी तरह से लोगों की आप मदद करते रहें, क्योंकि दयारे गैर में कोई अपना मिल से वो किसी दूसरे शहर से, लेकिन वो जब ये कहता ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो यकीन जाना कि दूसरे पाकिस्तान का हौसला बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपने मैं वक्त दिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है जी कि आप दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करें, लेकिन ये ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ज़ाहिर है जब आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप मेंटली पीस में होते हैं, आप काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, कोई टेंशन भी नहीं होती। लेकिन जब किसी के साथ आपका ताल्लुक ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो आपके मूड पर भी इफ़ेक्ट करता है, आपके काम पर भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत से लोगों के अंदर ये नेचुरल तौर पर चीज़ होती है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई भी अजनबी है उससे बहुत जल्दी अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। लेकिन आजकल मेजॉरिटी हमने देखा है कि घरों में नाचाकियाँ होती हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि शायद हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त, उसकी एक मुझे लगता है कि एक मेजर रीज़न है। अब आप किसी के साथ बेहतर ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकते हैं, या अगर आपका अपने बच्चे के साथ हम कहते हैं कि जी वालिदैन का बच्चों के साथ उतना कम्युनिकेशन नहीं होता, इसी वजह से बच्चे थोड़े से जो हैं वो वालिदैन को अपना दोस्त भी नहीं समझते और बाहर दोस्त तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वालिदैन बच्चों का या माँ बाप का या फिर मियाँ बीवी का या बहन भाई का या कज़न्स का या फिर फ्रेंड्स का अगर ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है तो उस कमज़ोर होते हुए रिश्ते को आपने मजबूत किस तरह करना है, इस पर बात करने के लिए सायरा असफर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, महक, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, मुझे ये बताएं कि किसी के साथ ताल्लुक़ कायम करना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस ताल्लुक़ को पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलना, उस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें जो किरदार है वो दोनों तरफ से होता है। यानी अगर मियाँ बीवी हैं तो सिर्फ बीवी सेक्रीफाइस नहीं करेगी, इसमें मियाँ को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर कोई भी रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, आप उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे है और ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरा ख्याल है हर घर में जवाब ज़रूरी होता है। बात सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन। जब आपको ये तरीका आ जाएगा कि अपने प्यारों से आपने बात कैसे करनी है, उनकी नज़र से, उनकी लव लैंग्वेज में, उनके तरीके से आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो आधा रास्ता तो आपका वैसे ही पार हो गया। सो कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़। ठीक है। अच्छा सायरा, हमने अक्सर रिश्तों में ये देखा है कि आप दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास वो अल्फाज नहीं होते कि आप अपनी बात दूसरे को बता सकें। जैसे आपने कहा ना कि सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन होती है, लेकिन आपको कभी कभी वो अल्फाज नहीं मिलते कि आप दूसरे को अपनी बात बता सके, अपना आप एक्सप्रेस कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे को बताएं कि आपके दिल में क्या है। तो इसके लिए क्या करना है? आपके पास अल्फाज की कमी है लेकिन आप कहना भी चाह रहे हैं, आपसे बात हो भी नहीं रही।
सो दो किस्म की कम्युनिकेशन होती हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुझे आप की तकलीफ़ समझ आ रही है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, ये लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से आप करते हैं। ज़्यादातर आदमी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे सारा ये बताएगा कि अक्सर हमने देखा है स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप एक तो बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जो बच्चे जिस तरह बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, गलत ट्रैक्स पर चले जाते हैं, फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि पता नहीं बच्चे ने ऐसा क्यों किया, हम तो सारी सहूलियत बच्चे को दे रहे थे। लेकिन शायद माँ बाप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं करते, हम उनके पास बैठते ही नहीं है, हम उनका दोस्त ही नहीं बनते, हम उनसे जानते ही नहीं कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं पाएंगे तो वो कैसे उनको कुछ भी, माँ बाप का मकसद हमेशा होता है बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें, हमारा नाम रोशन करें। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो जिस ज़माने के हैं बच्चे उस ज़माने के नहीं हैं। ये बच्चे आगे फ्यूचर के हैं, इनकी तबीयतें डिफरेंट हैं, इनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, इनका माहौल डिफरेंट है। तो आपको ये भी समझना है कि बच्चे को आपने स्पेस देना है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। हमारे कल्चर में है कि बड़ों के आगे आपने आवाज़ नहीं ऊंची करनी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कम्युनिकेशन आवाज़ ऊंची करना नहीं होता। कम्युनिकेशन होता है कि आप बच्चे को सुनें, उससे पूछें, उसे समझें, क्योंकि बच्चे बहुत आजकल के माहौल में बच्चे बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सुसाइड रेट्स बहुत बच्चों में बढ़ गए हैं। सो ये माँ बाप को बहुत ज़रूरी है अपना माइंड चेंज करें, माँ बाप अपना माइंड चेंज करें और अपने बच्चों को एज ह्यूमन बीइंग्स लेके चलें। वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो आपकी सिर्फ ट्रेनिंग के अंडर नहीं है। आपने उनको एज इंसान उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। अच्छा सायरा, अक्सर हमने देखा है कि कुछ ताल्लुकात आपके ख़राब हो रहे हैं तो फिर आप उन पे तवज्जो भी नहीं देते, आप कहते हैं ठीक है लड़ाई है तो वो लड़ाई ही रहने दें। अच्छा, मर्द हजरात में मैंने देखा है ये कि आप जो होते हैं ना मतलब उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा अरसे मुझे नहीं लगता चलती, लेकिन उनके मुकाबले में ख़वातीन की लड़ाइयाँ साल हाँ साल चल रही होती हैं। कहीं किसी गैदरिंग में अगर नज़र भी आ जाए तो देखना भी पसंद नहीं करते। ये किस मेंटालिटी की तरफ इशारा देती हैं? क्योंकि एक जेलसी फैक्टर तो ठीक है, उसको हम मानते हैं, लेकिन मज़ीद क्या है? क्या आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग या आपकी तालीम ऐसी है कि आप कहते हैं कि ठीक है जी लड़ाई है, लड़ाई होने दो, जबकि हमारा दीन भी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता? ख़वातीन अक्सर जो होते हैं ना बहुत पर्सनल हर चीज़ को ले लेती हैं। आदमी जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट रखते हैं कि चलो ठीक है लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा सा खुला हुआ होता है। बाहर 10 लोगों से डील कर रहे होते हैं, उनकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ख़वातीन भी अगर ऐसे ही सोचने लग जाएं कि ठीक है मेरे साथ कोई ऊंच नीच होगी, किसी ने गर्म सर्द कह दिया, कोई बात नहीं है, हम अपने माँ बाप के लिए भी तो सैक्रिफाइसेस करते हैं, अपने बहन भाइयों की भी तो बातें सुनते हैं, तो इतना स्पेस आपको हर एक को देना चाहिए गलती करने का। कभी कभार ये ज़रूरी होता है दूसरे के लिए। सही, ओके। अच्छा सायरा, मुझे बताएं कि कुछ जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं, अच्छा पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, माँ बाप को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, शादी भी होगी, लेकिन शादी ज़्यादा अरसे नहीं चली। आजकल ये बहुत आम हो गया हुआ है, स्पेशली पंजाब में तो जिस तरह डिवोर्सेस की रेशो बढ़ रही है, इट्स वेरी अलार्मिंग। मुझे ये बताएं कि क्या मसला होता है दरमियान में? आपने पसंद की शादी की एक दूसरे का, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्या उसके बावजूद हमें अपने बड़ों की गाइडेंस की ज़रूरत होती है? एक हमें उनके कुछ रूल्स बनाए होते हैं, हर घर में बड़ों ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, उन रूल्स की हमें ज़रूरत होती है। बड़े हमारे काउंसलिंग करें, इस चीज़ की ज़रूरत होती है बावजूद इसके कि आपने पसंद की शादी की है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि शादी पसंद की हो या अरेंज्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप किसी के साथ ट्रैवल नहीं करते या आप रहते नहीं किसी के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी इज़ अ रिलेशनशिप जो कि लव मैरिज पे बेस्ड या अरेंज पे, यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट। जब आप शादी करते हैं तो आप 2-3 कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर कर लें। नंबर 1 कि आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये नया रिलेशनशिप है, इसको हम पूरी ज़िंदगी तक निभाएं, ये नियत होनी चाहिए। नंबर 2, आपको ये भी समझना चाहिए है कि आप भी एक नई सिचुएशन में जा रहे हैं, दूसरा बंदा भी एक नई सिचुएशन में आ रहा है, तो अब आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एक छोटे पौधे की तरह रोज़ पानी देना है, रोज़ पानी देना है। रिलेशनशिप मैरिज की रोज़ उस पर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो अब हमने जी शादी होगी अब तो बस ख़त्म, अब तो ठीक है जैसा है गुजारा है, ऐसा नहीं है। इसमें मोहब्बत आपने पैदा करनी होती है।
चाहे वो लव मैरिज हो, आप साथ रहेंगे, आपको पता चलेगा 10 बुराइयां अपने स्पाउस की जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, तो आप उन बुराइयों को कैसे डील करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट होता है। बुराइयां सब में होती हैं, डील करना आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सायरा, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे हमारी खालाएं हैं, हमारी फूफियाँ हैं, हमारे चाचू हैं, हमारे मामू हैं, कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी जॉब्स में, अपने बच्चों में, अपने घर में, कि हम वो वक्त नहीं दे पाते जो कि एक वक्त में हम देते थे। और फिर आपको ये सुनने को मिलता है जी आप एरोगेंट हो गए हैं, अब आप बड़े मसरूफ़ रहने लग गए, अब आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस चीज़ को आपने किस तरह से काउंटर करना है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ज़रा सा भी अगर हम किसी को कम वक्त देने लगे और अगर आप कोई बेनिफिशियल काम करें तो उनका पहला एटीट्यूड होता है भाई वो तो बड़े मगरूर हो गई है, वो तो जी हमें टाइम नहीं देते, अब उनके पास पैसा आ गया, वो जी अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे हैं। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना चाहिए दूसरों को भी कि ऐसी बात हो सकता है ना हो, और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि फिर भी जो टाइम आपको मिलता है, एक मैसेज, एक सलाम, एक कोई ऐसी चीज़ के लिए वक्त निकालें। जैसा एक सैटरडे का दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का रखा हुआ है, वो सारे लोग जिनसे मेरी बात नहीं होती, एक कॉल वंस अ वीक एटलीस्ट, मैं उनको एक मैसेज तो एटलीस्ट कर दूं। तो ये आपको भी टाइम निकालना पड़ता है। एक मैसेज इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सलाम का मैसेज कर दें बस। तो रिलेशनशिप्स को आपको पानी देना पड़ता है। सही। सायरा, आपकी नज़र में रिलेशनशिप ख़राब होने का मेन रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन गैप है? दो चीज़ें, एक तो कम्युनिकेशन गैप है, दूसरा आपने अपनी जो परसेप्शंस बनाई होती हैं दूसरे बंदे के बारे में, जो हो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा ऐसा हो, लेकिन आप समझते हैं कि जी इसने जो मुझे बात बोली तो बुरी नीयत से की है। सो ये परसेप्शंस हमें अपनी देखनी चाहिए, दूसरे की क्या वो नीयत थी कि नहीं थी, आपका जज करने का भी नहीं बनता। सो अपनी परसेप्शंस आप परसेप्शन सही रखें बिल्कुल। और कम्युनिकेशन से बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन दूसरे को समझना भी है, दूसरा कैसे बोलता है, क्या बोल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, बेहद शुक्रिया सारा, वो हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है अपने रिश्तों को पानी देना, यानी उनसे गुफ्तगू करना, उनसे जुड़े रहना। और डे एंड पे मैं यही कहूँगी कि यही रिश्ते काम आते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।